क्वेश्चन नंबर 50 कर चुके हैं हम एक बार फिर समझने की इसकी कोशिश करते हैं भाई। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। स्टॉपिंग डिस्टेंस अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत सारी वैरायटी बन जाती है, जैसे कि हमने गोली चलाई, वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का फट्टा रखा हुआ है, उसमें बुलेट जाके लगी, तो कितना अंदर तक पेनिट्रेट करेगी, कितना अंदर तक घुसेगी रुकने से पहले। ये क्वेश्चन भी स्टॉपिंग डिस्टेंस का है। ऐसे पूछ लेंगे कि भाई एक बुलेट हमने फायर करी, गोली चला दी, वो 10 सेंटीमीटर चलने के बाद, वुडन प्लैंक में लकड़ी के फट्टे में 10 सेंटीमीटर अंदर घुसने के बाद उसकी स्पीड आधी हो जाती है, तो रुकने से पहले कितना और ट्रेवल करेगी, ये भी इसी का क्वेश्चन। गाड़ी के ब्रेक लगा दिए, गाड़ी इतने मीटर में रुक गई, अगर स्पीड डबल कर दे तो कितने मीटर में रुकेगी, ये भी इसी का क्वेश्चन है ना। तो ये सब स्टॉपिंग डिस्टेंस की ही वैरायटी है, और आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा, जो मैं कह रहा हूँ ये उसी टाइप का क्वेश्चन है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। एक कार चल रही थी, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, और जब ब्रेक लगाए तो वो रुक गई 2 मीटर में, है ना। अब अगर उसी कार को 80 किलोमीटर पर आवर से चलाया जाए तो वो कितने डिस्टेंस पे जाकर के रुकेगी, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो पहले तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 थर्ड इक्वेशन। स्टॉपिंग डिस्टेंस जब भी आपसे पूछा जाए तो आप लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, जो कि क्या कहता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 AS। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो प्लस, अदरवाइज माइनस। स्टॉपिंग डिस्टेंस में ए की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन को समझ के चलें, तो फिर एक फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा, इससे थोड़ा सा दिमाग लगाने को, कि भाई जब गाड़ी रुक गई या गोली रुक गई या जो भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो चीज जब रुक गई तो रुकने पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 AS। अदर साइड ले जाए तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS, या एस की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2A। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया, इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इससे भी करने के तरीके हैं भाई। एक चीज होती है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, प्रोपोर्शनैलिटी, उससे जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज चाहो, ठीक है, तो डिटेल में करेंगे लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, है ना। मैं डिटेल में समझा देता हूँ, फिर एक बार शॉर्ट में समझा दूंगा। तो हमने क्या सीखा स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में, कि एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब दो केस बना लेते हैं, दो इक्वेशन बना करके समझते हैं। एक फर्स्ट केस और एक भैया सेकंड केस। फर्स्ट केस में ये था S1, वेलोसिटी U1, और एक्सीलरेशन उतना ही रहेगा जितना पहले था, उतने बाद में रहेगा, तो उसको ए ही रखेंगे। स्टॉपिंग डिस्टेंस में ध्यान रखना, ए नेगेटिव होता है और साथ में कांस्टेंट होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस में क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन जहां भी लग रही है वहां कांस्टेंट ही होगा, तभी तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगी, वरना काम ही नहीं करेंगी। और सेकंड केस में इसको लिखेंगे u2 का स्क्वायर अपॉन 2A। ये दो इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब S2 हमें पता करना है, S2 हमें दिया गया है, तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके हमारा काम चल जाएगा। मैं लिख देता हूं सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, यानी कि S2 अपॉन S1। इधर आ जाएगा u2 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर, और 2A से 2A कैंसिल हो गया। चाहे तो लिख लो, चाहे मत लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। अब इसे वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू डालें
तो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरा देखें क्या वैल्यू दी है, पहले 40 फिर 80, पहले 2 मीटर में पूरा कितने में रुकेगा। तो U1 की वैल्यू दी है 40, U2 की वैल्यू 80, S1 की वैल्यू 2 मीटर, S2 की वैल्यू पूछी है। तो ये सब वैल्यू डाल देते हैं भाई। तो ये हो गया S2/S1। U2 कितना है 80, U1 कितना है 40, और पूरे का लगा दिया स्क्वायर। और S1 की वैल्यू है 2, तो S2/2, और ये 40 दूनी 80, 2 का स्क्वायर। तो S2/2 इज इक्वल टू 4, और S2 इज इक्वल टू 4 × 2, यानी के 8 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन बहुत लेंथी है। ठीक है, इतना टाइम नहीं होगा वहां करने के लिए। अब आगे अच्छी बात है समझाने के लिए, कुछ बच्चों को प्रोपोर्शनैलिटी समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने डिटेल में करा दिया। लेकिन अब ये स्कूल लेवल पे करना ठीक है, क्योंकि स्कूल लेवल पे जनरली शॉर्ट मेथड्स नहीं चेक किए जाते। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया है। तो क्या फॉर्मूला निकल करके आया, S = U² / 2A। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कर लो इससे। डायरेक्ट कैसे करें, उसके लिए प्रोपोर्शनलिटी समझें। प्रोपोर्शनलिटी कैसे समझें, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब दो चीजें किसी समीकरण में, किसी इक्वेशन में, किसी फॉर्मूले में आमने सामने आ जाती है, तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हिंदी में कहते हैं समानुपाती है। अब होगा क्या, यहाँ जब आमने सामने आते हैं तो परस्पर संबंध बन जाता है, एक को बदलने पे दूसरा बदलता ही बदलता है। अगर मैं x की वैल्यू डबल कर दूं, तो y की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। y प्रोपोर्शनल टू x है, अगर मैं x की वैल्यू 3 गुनी कर दूं, तो y की वैल्यू भी 3 गुनी हो जाएगी। y प्रोपोर्शनल टू x है, अगर मैं x की वैल्यू 4 गुनी कर दूं, y की वैल्यू भी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब कहीं कहीं जरूरी नहीं है y प्रोपोर्शनल टू x होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, मैं दोबारा बता दूंगा फिर। और एग्जांपल ले लेता हूँ यहीं पर। और देखो, अभी मैंने बताया y प्रोपोर्शनल टू x, अब मैं कह रहा हूँ y प्रोपोर्शनल टू x² है। अब क्या होगा, अब भी y और x आमने सामने आ रहे हैं। अब भी अगर मैं x को बदलूंगा तो y बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन यहाँ वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की वजह से रिलेशन बदल गया। अब यहाँ अगर मैं x की वैल्यू डबल कर दूं, तो ये डबल नहीं होगा। ये ध्यान रखना, पावर भी साथ में चलती है, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कहने का, मैंने x की वैल्यू डबल करी, 2 गुनी करी, तो y की वैल्यू 4 गुनी हो गई। और देख लो एग्जांपल, y प्रोपोर्शनल टू x² लिखा है, अगर मैं इसकी वैल्यू 3 गुना कर दूं, तो ये 3 की पावर 2, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। y प्रोपोर्शनल टू x², अगर मैं x की वैल्यू 4 गुनी कर दूं, तो ये 4 की पावर 2, यानी कि 16 गुना हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो। जी आई। और एग्जांपल दिखा देता हूं बेटा। ये पावर के साथ चलता है रिलेशन। यहाँ मिट गया, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, सब दोबारा देखोगे, नोट कर लेना आराम से समझने के पॉइंट से। और देखो, अगर y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, √x। मैंने कहा y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 है, या 1/2 है। अगर मैं अब इस रिलेशन को देखो, स्टडी करूँ, तो अब भी आमने सामने आ रहे हैं, लेकिन पावर हाफ हो गई। अगर मैं इसको 2 कर दूं, 2 टाइम्स x को 2 गुना कर दूं, तो y की वैल्यू अब 2 टाइम्स नहीं होगी, 2 गुनी नहीं होगी, ये 2 की पावर 1/2 होगी, जिसको हम √2 कहते हैं। तो x को 2 गुना करने पे y √2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 है, और मैं इसको 3 गुना कर दूं, तो ये 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि √3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी के सवाल किए जाते हैं। अगर ये बात समझ में आई, तो अब दो इक्वेशन बना के डिवाइड करके सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखते हैं भाई एक बार। यहाँ पे जो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाया,
ये फॉर्मूला जी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर सकते हैं और यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ भी तो हमें यही रिलेशन दिखाई दे रहा है कि ये जो है एस और यू आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं u को अगर डबल कर दूं तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, है ना। और क्वेश्चन में भी तो यही कर रहे हैं, जरा ध्यान दो। स्पीड पहले कितनी थी हमारी, 40 थी, बाद में 40। कर दी 80, तो डबल ही तो कर दी, 2 गुना ही तो कर दी। जी अब ये 2 गुना करने पे कितना हो रहा है, 4 गुना, स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो गया। तो यानी कि नया स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसको मैं एस डैश कहता हूं, तो वो 4 गुना हो जाएगा किसका, पुराने स्टॉपिंग डिस्टेंस का। और पुराना स्टॉपिंग डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 2 मीटर, तो नया वाला 4 × 2 यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। अब समझ में आई बात बेटा। जी तो इस तरह से करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के क्वेश्चन। एक नई चीज और सिखाई मैंने आज आपको, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, समझ आया है तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नहीं आएगा फिर दोबारा करके देखना, नहीं आएगा फिर बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, ए कार मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स एफ, बाय एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ। एफ फोर्स लगा करके कार को रोका जा सकता है कितनी दूरी में, 20 मीटर की दूरी में। 30 मीटर। अगर वेलोसिटी ऑफ कार 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो कितनी दूरी पे कार रुकेगी सेम फोर्स लगाने। सेम फोर्स मतलब सेम एक्सीलरेशन। तो ये तो कहने का मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और साफ साफ कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो है, वेग जो है, उसको 3 गुना कर दिया, 10 से 30 कर दिया, मतलब 3 गुना कर दिया। पहले वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर। पहले गाड़ी रुक जाती थी 20 मीटर पे, बीस अब मीटर कितने पर। पे रुकेगी। तो 3 गुना करके पूछ लिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन दोबारा से आ गया। देखो करते हैं सॉल्व, इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। भाई अगर फॉर्मूला निकाल लिया तो फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। क्या पढ़ा हमने, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ गया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस में एस होता है भाई u² अपॉन 2a, या एस प्रोपोर्शनल टू u²। और इसको अब कर दिया है 3 टाइम्स, 3 गुना। 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा बच्चे 3 का स्क्वायर टाइम्स, पावर 2 लगी हुई है, पावर के साथ देखना है ना, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो एस डैश हो गया 9 टाइम्स ऑफ एस, 9 × एस। पहले रुक रही थी गाड़ी 20 मीटर में, 30। अब रुकेगी 180 मीटर में। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। समझ आया, एक ही जी कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन हो गए लगातार, आप समझ में आना चाहिए। आया बेटा, नहीं आया। जी आया। हाँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा, परेशान होने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। फिर देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। कार है और रेस्ट पे है, रेस्ट पे है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, 0। एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब ए का मान कांस्टेंट है। कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसकी स्पीड हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर में, 10 सेकंड में। अब पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो वरना दिक्कत हो जाएगी। तो 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको कैसे करें भाई, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 72 × 5/18 मीटर, 18। है ना। मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं है वहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 53, 52। 52 है, 53, 52 है। अच्छा, 52 है। अच्छा, u 0 है और v की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 72 × 5/18 मीटर पर सेकेंड।
ये इतना फास्ट हो जाना चाहिए कि हवा में कर सको इसको, इसके लिए लिखने की जरूरत ना पड़े। 18 चौके 72, 18 4 72, और 4 5 20, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम लगा इस पूरे कार्यक्रम में 10 सेकेंड। अच्छा आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 72 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, 10 सेकंड में हो गई, 0 से 72 किलोमीटर पर आवर हो गई रेस्ट से। अच्छा अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ये बताना है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ ये बताना है, बता देते हैं भाई। तो ये हमने निकाल लिया। अब जाहिर सी बात है, वेलोसिटी पहले 0 थी, बाद में 20 हो गई, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ जी रही है मतलब कार के अंदर एक्सीलरेशन है। तो वो एक्सीलरेशन कितना है वो पता करते हैं। तो वही दो तरीके कई बार बता चुका मैं आपको, या तो आप करिए डेल्टा वी बाय डेल्टा डेल्टा टी, टी कंप्लीट यानी टी। कि 20 - 0 अपॉन 10, या 20/10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या किसी को ये पसंद नहीं आता तो v = u+80 लगा लो भाई। फाइनल हो गई 20, इनिशियल थी 0, ए की वैल्यू पता करनी है, टाइम हो गया 10 सेकेंड, 20 = 10 a, और ए की वैल्यू 20/10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा तो सेकंड इक्वेशन से काम चल जाएगा, s = ut+12 a t²। इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम लग रहा है 10 सेकंड का, एक्सीलरेशन आया 2, और टाइम है 10 सेकंड का। तो 2 से 2 कट गया भाई, पहले वाली टर्म तो 0 हो गई, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो आंसर आ गया 100 मीटर। 100 मीटर इज द आंसर। अच्छा जी चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये समझ आया बेटा, नहीं आया? जी आ गया तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक स्टोन गिरा दिया गया, पत्थर गिरा दिया गया, ड्रॉप्ड इनटू ए वेल, कुएं के अंदर। कुएं में जो पानी था वो सरफेस से h हाइट नीचे था, या h डेप्थ नीचे था, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, ऊपर से h बिलो द टॉप, मतलब ऊपर से वो कितना था, h हाइट नीचे, h हाइट ऊपर कह सकते हैं। अच्छा जी, अगर भाई जब पत्थर गिरेगा कुएं के अंदर तो आवाज आएगी, है ना। जैसे ही पत्थर टकराएगा पानी की सतह से, पानी के सरफेस से, तो आवाज आएगी। अच्छा, तो आवाज को नीचे से ऊपर तक आने में कुछ समय लगेगा, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ध्वनि की गति पता होनी चाहिए, हमें स्पीड ऑफ साउंड पता होनी चाहिए, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड पता होनी चाहिए। वो इन्होंने क्वेश्चन में हमें दे दी। ये कह रहे हैं हमसे कि वेलोसिटी v है, किसकी वेलोसिटी v है, साउंड की वेलोसिटी v है ना, ध्वनि की, आवाज की। अच्छा जी, टाइम t आफ्टर विच द स्प्लैश इज हर्ड, स्प्लैश मतलब छपाक की आवाज जो सुनाई देगी, पत्थर पानी में गिरेगा तो छपाक की आवाज आएगी। वो छपाक की जी आवाज जो सुनाई देगी वो कितने समय के बाद हमें सुनाई देगी। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में, कि ऊपर से गिरने का समय तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ध्वनि को ऊपर आने में भी तो कुछ समय लगेगा, साउंड को सरफेस तक आने में भी तो कुछ समय लगेगा, है ना। ये है, बड़ी अच्छी चीज है। एक बार क्या हुआ कि आप जरा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आकाश में जब बिजली कड़कती है तो दिखाई पहले देता है, सुनाई बाद में देता है, जी क्योंकि रोशनी की, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है ना। तो लाइट जो है जल्दी पहुंच जाती है ऑब्जर्वर की आंखों तक, तो वो पहले देख लेता है, लेकिन साउंड थोड़ी देर में आती है, तो आवाज थोड़ी देर से आती है ना। इसके ऊपर एक जोक भी बनाया हुआ है, चुटकुला बनाया हुआ है, कि एक ने पूछा भाई दूसरे से कि जो बिजली कड़कती है दिखाई पहले देती है सुनाई बाद में देती है, ऐसा क्यों? कि भगवान ने आंखें जो है आगे दी हैं, तो दिखाई पहले दे जाता है, कान पीछे दिए हैं तो सुनाई देर में देता है। वो तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन फैक्ट क्या है जो आपको ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड कम है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो समय लगेगा उसको आने में, तो वही पे हमें जी ध्यान देना है।
तो दो टाइम कैलकुलेट करने हैं। बच्चे जनरली एक कैलकुलेट कर लेते हैं, बच्चे सिर्फ पत्थर के नीचे जाने का समय कैलकुलेट कर लेते हैं, साउंड के ऊपर आने का समय कैलकुलेट नहीं करते, इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। स्टोन ड्रॉप किया किसी कुएं में, ठीक है। अच्छा जी, हाइट है पानी की h, या डेप्थ है पानी की h। अच्छा जी, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की गति v है, साउंड की वेलोसिटी v है। तो कितनी देर बाद आवाज, छपाक की आवाज सुनाई देगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं भैया, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। कौन सा क्वेश्चन है, नंबर क्या है इसका, 53। चलिए, मैं आराम आराम से समझा समझा के एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इसलिए ज्यादा समय लगता है हमें, क्वेश्चन कम होते हैं हमारे। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं मारना, भागना नहीं है। मैं जल्दी जल्दी उड़ा दूं सारे सवाल, समझ में एक भी नहीं आएगा, फायदा कुछ नहीं उससे। तो उसको ध्यान दे के समझिए थोड़ा सा। ये कुआं बन गया भैया, कुएं में भरा हुआ है पानी। क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 53। कुएं में भरा हुआ है पानी। ऊपर से एक स्टोन गिराया, गिराया मतलब छोड़ दिया, तो u0। अब ये नीचे आया, नीचे आने में इसको कुछ टाइम लगा, t1। और जैसे ही ये यहाँ गिरा, तो आवाज आई, साउंड। कौन सी साउंड आई, स्प्लैश की साउंड आई, छपाक की आवाज आई। अब ये ध्वनि ऊपर जाएगी, तब हमें सुनाई देगी। तो ये स्टोन नीचे आ रहा है, स्टोन मूविंग डाउन एंड साउंड मूविंग अप। इसको टाइम लगा t2, इसको टाइम लगा t1। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। और यही हमें पता करना है, यही हमें पता करना है। तो भाई पहले t1 पता करते हैं, फिर t2 पता करते हैं। अब साउंड तो वेव है, कोई पार्टिकल थोड़ी ना, कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है कि उस पे ग्रेविटी काम करेगी। साउंड पे ग्रेविटी काम नहीं करती, साउंड क्या है, वेव है, तरंग है, तो उस पे ग्रेविटी काम नहीं करेगी। और जो पत्थर है वो ऑब्जेक्ट है, उस पे ग्रेविटी काम करेगी। तो T1 की कैलकुलेशन अलग करी जाएगी और T2 की कैलकुलेशन अलग करी जाएगी। T1 जब कैलकुलेट करेंगे है तो हम गति का समीकरण इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम इस्तेमाल करेंगे। गिराया गया है तो u की वैल्यू 0, और ग्रेविटी काम कर रही है तो a का मान g हो जाएगा। तो s की जगह हो जाएगा h, हाइट, जितनी दूरी उसने तय करी वो हो गई h हाइट। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखें भाई, h इज इक्वल टू 0 × t1 प्लस हाफ g t1 का स्क्वायर, या h इज इक्वल टू हाफ g t1 का स्क्वायर। यहां से t1 की वैल्यू आ गई √2h/g, ये t1 आया। और t2 की कैलकुलेशन करनी है, तो t2 तो भैया बड़ा सिंपल है। t2 तो वेव है, इसमें तो एक्सीलरेशन लगेगा नहीं। t2 के लिए जब हम बात करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया बेटा h, और स्पीड हो गई v, ये। और टोटल टाइम अगर निकालना है हमें, तो दोनों को जोड़ दो, कुछ नहीं करना।
टोटल टाइम हो गया हमारा, जिसको कैपिटल टी को चाहे स्मॉल टी को, ये हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी के √2h/g प्लस h/b। ये हमारा आंसर हो गया। चेक करें, ये रहा सेकंड ऑप्शन। समझ आया बेटा, नहीं आया? हेलो, जी सर। कुछ कुछ कम समझ में आया, एक बार फिर देख जी। लो। हाँ, एक बार फिर देख लो भैया, फिर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये बेटा एक कुआं है, एक वेल है, कुआं है। कुएं में ऊपर से मैंने स्टोन गिराया, स्टोन गिराया तो गिराने पे इनिशियल वेलोसिटी 0। अब 0। गिराया तो ये नीचे जाएगा, नीचे जाने में इसको कुछ समय लगा, वो समय मैंने मान लिया T1। ठीक है, अच्छा, और जैसे ही नीचे जाके पानी से टकराया तो पानी से आवाज हुई, छपाक, स्प्लैश साउंड प्रोड्यूस हुई। वो साउंड ऊपर आ रही है, और जब वो साउंड ऊपर आएगी तभी तो हमें सुनाई देगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? जब आप कोई सामान नीचे पानी में फेंकते हैं, तो जब वो पानी से टकराता है तभी तो उसकी आवाज सुनाई देती है आपको, या नहीं, ये बताओ। जी। और बेटा वो टकराते ही थोड़ी सुनाई दे जाएगी, उसको कुछ समय तो लगेगा तुम्हारे कानों तक आने में। जी। तो ये पत्थर जब नीचे पानी से टकराएगा, उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होगी, जो साउंड प्रोड्यूस होगी, वो ऊपर तक आएगी, तब आपको सुनाई देगी। तो अब टोटल टाइम कितना हुआ, आपने जब पत्थर को छोड़ दिया, तो पत्थर जब पानी से जाके टकराए तो वो समय जिसको हम कह रहे हैं T1, और उसके बाद जो ध्वनि ऊपर आ रही है, साउंड ऊपर आ रही है, सरफेस तक आ रही है, उसका समय है T2। T2। अच्छा जी, तो जब पत्थर नीचे गया, उसको समय कैलकुलेट करने के लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। सेकंड इक्वेशन लगा करके हमने कैलकुलेशन कर ली, S = UT प्लस हाफ AT²। यहाँ पे S की वैल्यू है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन, पत्थर ने जो दूरी तय करी, जिसको हम कह रहे हैं H। पत्थर को गिराया गया था तो उसका प्रारंभिक वेग, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, और क्योंकि ग्रेविटी की वजह से गिर रहा है वो, तो उसका एक्सीलरेशन जो हो गया वो ग्रेविटी के इक्वल हो गया। ये सारी वैल्यू मैंने सेकंड इक्वेशन में डाल दी, तो इक्वेशन बन गई H = ½ GT², या H = ½ GT1 का स्क्वायर, क्योंकि समय को मैं T1 कह रहा हूँ। आई बात समझ में नहीं आई? सर आई। अब बेटा T1 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 उधर मल्टीप्लाई पे चला गया, G डिवाइड में चला गया। ये T1 की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ये बताओ। आएगी सर। हाँ, अपने हाथ से निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। ये तो पत्थर के लिए कैलकुलेशन हुई कि पत्थर को पानी तक जाने में कितना समय लगेगा, लेकिन अब जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो साउंड प्रोड्यूस हुई, उसको ऊपर आने में कितना समय लगेगा, है ना? तो उसको ऊपर आने में समय लगने के लिए ग्रेविटी कंसिडर नहीं करते, कोई त्वरण नहीं लेते, कोई एक्सीलरेशन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उस पे मास ही नहीं होता, द्रव्यमान थोड़ी ना, उसका कोई मास थोड़ी ना, पत्थर उसका ध्वनि का। तो उसके केस में हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटे वेग। ठीक है, तो दूरी, ध्वनि को कितनी दूरी तय करनी है, H, और वेलोसिटी कितनी है V, तो टाइम कितना लगेगा, H/V। तो ये जो T1 था, ये था पत्थर के नीचे जाने का समय, जो आया है √2h/g। कैसे आया? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आया। और ये ध्वनि को ऊपर आने में समय लगा है H/v। ये कैसे आया? ये सिंपल दूरी बटे वेग से आया, है ना? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? ये इससे आया। ये दोनों समय हमें मिल गए, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल समय मिल गया। समझ रहे हो बात को?
दोनों को जोड़ दिया तो हमें मिल रहा है टोटल टाइम, और ये हो गया √2h/g+h/v। अब क्लैरिटी आई नहीं आई? जी इसको एक बार खुद से करके देखिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, फिर बता देंगे आप। ठीक है। खुद तो सारे ही करने हैं आपको, जो जो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं उनको दोबारा पूछ लिया करो। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स, एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया। स्पीड कितनी रखी गई? यू। हम्म, कहाँ से फेंका गया? टॉप ऑफ द टावर, किसी टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से फेंका गया है। ऐसे समझ लीजिए कोई बच्चा अपने घर की छत पे खड़ा है और छत पे से वो पत्थर फेंकता है ऊपर की तरफ, कितनी वेलोसिटी देकर? यू वेलोसिटी देकर के। अब वो नीचे सड़क पे आके गिरता है फिर पत्थर, है ना? नीचे जब सड़क पे आके वो गिरता है, ग्राउंड पे आके गिरता है, तो उसकी वेलोसिटी है 3u। तो उसके घर की ऊंचाई कितनी है, उसके घर की छत की ऊंचाई कितनी है? यहाँ टावर दिया है, मैंने समझाने के लिए आपको कह दिया, अपने घर की छत पे खड़ा है तो यहाँ घर की छत हो गई, या टावर कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बच्चा या कोई पर्सन छत पे से या टावर के टॉप पे से, टावर के सबसे ऊंचे बिंदु पे से ऊपर की ओर एक पत्थर फेंकता है। पत्थर का वेग यू। जब वो पत्थर जमीन पे आके टकराता है तो उसका वेग 3u, वेलोसिटी 3u। हाइट कितनी होगी टावर की? ठीक है, ये बताना है भाई। करते हैं इसको सॉल्व। 54, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। ये कोई टावर है, ये ग्राउंड है। टावर की हाइट है h। यहां से पत्थर फेंका गया ऊपर, यू वेलोसिटी से। तो ये यू जाकर के यूं आकर गिरेगा नीचे, है ना? ये यूं आकर के गिरेगा नीचे। तो अब ये यूं आकर के गिरेगा, तो ये हाइट कितनी है? ऊपर जब फेंका तो वेलोसिटी यू, और जब नीचे आके टकराया तो वेलोसिटी 3u है इसकी। तो अब हमें बताना है एच कितना होगा। तो सिंपल यार, थर्ड इक्वेशन ऑफ टाइम तो है नहीं, पहली दो इक्वेशन में टाइम की जरूरत पड़ती है, टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमारी? v² = u², है ना? स्क्वायर। +2as। यहाँ पे v की जगह क्या हो गया? 3u। ये हो गया भैया क्या? u²। और ये हो गया हमारा 2gh। अच्छा, बस खत्म क्वेश्चन। 9u², और ये हो गया हमारा u² + 2gh। तो 2gh की वैल्यू हो गई 9u² - यानी कि 2gh की वैल्यू हो गई 8u²। अच्छा भाई, इधर देखते हैं। तो h की वैल्यू हो गई 8u²/2g। 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, बचा 4। h की वैल्यू आ गई 4u²/g। दिस इज द हाइट ऑफ टावर। यही आंसर हो गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। आंसर चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा? 4u²/g। जी। 4u²/g यानी के सेकेंड सेकंड। ऑप्शन। ये समझ आया बेटा, नहीं आया? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। समझ आ गया ये? जी आ गया। चलो ठीक है, इतना रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम।